अच्छा, स्क्रीन विजिबल है आप सबको? नो सर, अब आ रही है। हेलो। यस सर। यस सर। यस सर, विजिबल है। ठीक है। अच्छा, तो लास्ट टाइम हमने यहाँ तक डिस्कस किया था इसकी बिन जी। चलिए, अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है। अच्छा तो आज हम डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने आई थिंक डिस्क्रीट मॉडल्स का डिस्कस किया था। डिस्क्रीट मॉडल से क्या मुराद है कि आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो रैंडम है और उस एक्सपेरिमेंट्स के जो आउटकम्स आ रहे हैं वो आपके पास डिस्क्रीट हैं। ठीक है, जैसे कॉइन को टास करें तो 2 पॉसिबल आउटकम्स होंगे, और इसी तरह अगर आप डाई को रोल करें तो 6 पॉसिबल आउटकम्स होंगे। ठीक है, तो आज हम कंटिन्यूस मॉडल डिस्कस करेंगे। कंटिन्यूस मॉडल से क्या मुराद है कि एक ऐसा रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसको आप परफॉर्म करें तो आपके पास अनकाउंटेबल जो है ना वो आए आउटकम्स पॉसिबल हों। मिसाल के तौर पे आप एक व्हील कंसिडर करें, जो मैंने पहले भी बताया था, और फ़र्ज़ करें वो व्हील जो है ना वो 0 से 1 तक उस पर मार्किंग हुई हुई है, और उस व्हील को आप रोटेट करें और देखें कि आपका एरो जो है वो किस रियल नंबर के सामने आकर रुकता है। ठीक है, तो इस केस में कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे आपके पास 0 से 1 के दरमियान? इन्फिनिट। हेलो। इन्फिनिट सर। इन्फिनिट। हाँ, 0 से 1 के दरमियान देखें ना, इनफाइनाइट नंबर है ना आपके पास। यस सर। इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, तो इनफाइनाइट पॉसिबल आउटकम्स हैं आपके पास। ठीक है, बिटवीन 0 एंड 1। तो सैंपल स्पेस में आपके पास इनफाइनाइट पॉसिबल आउटकम्स हैं। ठीक हो गया। तो अब इस केस में हम प्रोबेबिलिटी ला कैसे डिफाइन करेंगे? तो ये अगर स्टेटमेंट आप पढ़ें, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स विद कंटिन्यूअस सैंपल स्पेस डिफर्स फ्रॉम देयर डिस्क्रीट काउंटरपार्ट। जो बुद्धि कहेगा। अच्छा, तो probabilistic models with continuous sample space differs from their discrete counterparts in that the probability of the single element events may not be sufficient to characterize the probability law. बेसिक फ़र्क क्या होता है डिस्क्रीट और कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी लॉ को डिफाइन करने में कि डिस्क्रीट के केस में हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर सकते हैं, जबकि कंटिन्यूस के केस में हम सिंगल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी डिफाइन नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अगर आपके पास 0 से 1 के दरमियान इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, और अगर किसी सिंगल एलिमेंट की हम प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव नंबर भी डिफाइन करें, तो वो अगर इनफाइनाइट स्मॉल पॉजिटिव वैल्यूज़ को सम किया जाए तो वो प्रोबेबिलिटी 1 से बढ़ने के चांस हैं। ठीक है, तो इसलिए सिंगल एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो कंटिन्यूस के केस में हमेशा क्या होती है? 0 होती है। ये बात समझ आई या नहीं? दोबारा रिपीट करूँ? हेलो। आ गई है समझ सर। सर ग्रेटर देन 1 कैसे होगी? मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास कंटिन्यूस सैंपल स्पेस में इनफाइनाइट आउटकम्स हैं। ठीक है, जैसे 0 और 1 के दरमियान आपके पास इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यू है। जी ठीक है, सर। अगर अब ये सारे आउटकम्स जो हैं वो इक्वली लाइकली है ना। इक्वली लाइकली से मुराद ये है कि 0 से 1 के दरमियान एरो किसी भी एक रियल नंबर के सामने आके रुक सकता है। ठीक है, कोई दूसरा रियल नंबर ज़्यादा लाइकली नहीं है कि वो एरो उसी के सामने आके, एरो 0 से दरमियान किसी भी रियल नंबर के सामने आके रुक सकता है। ठीक है, तो जब किसी जी भी सर। नंबर के सामने रुकने के उसके चांस इक्वल हैं तो हम इनको कहते हैं कि ये सारे आउटकम्स क्या हैं? इक्वली लाइकली। ठीक है, अब ये अगर जी आप सर। अस्यूम करें कि हम किसी एक रियल नंबर की जो 0 से 1 के दरमियान लाई कर रहा है, उसकी अगर कोई भी स्मॉल वैल्यू अस्यूम करने की, जी इसकी प्रोबेबिलिटी फ़र्ज़ करें 0.0001 है, फ़र्ज़ करें। ठीक है, जी तो अब सर। सारे आउटकम्स जो हैं वो सारे इनफाइनाइट आउटकम्स चूंकि इक्वली लाइकली हैं, इसलिए उन में से हर एक रियल नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0.0001। ऐसा ही है। जी सर। अब इस स्मॉल वैल्यूज को 0.001 को इनफाइनाइट टाइम सम करें तो वो 1 से क्या होगा? ग्रेटर बड़ा है। होगा। ठीक है, या इसको दूसरे सेंस में देखें कि अगर आपके पास, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि आप अगर इक्वली लाइकली आउटकम्स हों तो कैसे डिफाइन करते हैं प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। ऐसा ही है ना? जी सर।
तो अगर आप किसी एक पॉइंट के इवेंट कंसीडर करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट इवेंट क्या होगा, एक, जी ठीक है, एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस क्या है इस केस में, कंटीन्यूअस के केस में इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। तो 1 ओवर इनफाइनाइट जो वो दिख हाँ 1 ओवर इनफाइनाइट इज 0। तो इसका क्या है कि कंटीन्यूअस के केस में हमारे पास एक सिंगल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वो क्या होती है, 0 होती है। तो कंटीन्यूअस के केस में हमेशा हम क्या करते हैं, किसी इंटरवल की प्रोबेबिलिटी डिफाइन करते हैं। डिस्क्रीट के केस में एक सिंगल आउटकम की प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर सकते हैं, कंटीन्यूअस के केस में ये पॉसिबल नहीं है। कंटीन्यूअस के केस में आपने किसी इंटरवल की प्रोबेबिलिटी डिफाइन करनी होगी। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि मेरे आउटकम 0 से 1 के दरमियान लाई करें, तो मैं कहूँ जी क्या प्रोबेबिलिटी है कि एरो जो है वो 0.5 और 0.6 के दरमियान आके रुकेगा। ये तो वैलिड डेफिनेशन है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक्जैक्टली 0.5 पे आके रुकेगा, वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। या क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक्जैक्टली 0.5555 पे आके रुकेगी, ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। 0। समझ क्लियर हो गया ये चीज़? जी यस सर। सर। तो ये देखें ना यहाँ पे, ठीक है, a wheel of fortune is continuously calibrated from 0 to 1, so the possible outcomes of an experiment consisting of single spin are the numbers in the interval 0 to 1। ये सैंपल स्पेस है आपका कि इस इंटरवल 0 to 1 के दरमियान कोई भी रियल नंबर आपके पास आ सकता है अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करें। Assuming a fair wheel, it is appropriate to consider all the outcomes equally likely। अगर आपका व्हील फेयर है तो इसका मतलब क्या है कि 0 से 1 के दरमियान जो रियल नंबर्स हैं उन तमाम के आने के चांसेस इक्वल हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि 0 से 1 के दरमियान जितने भी आउटकम्स हैं ये सारे क्या हैं, इक्वली लाइकली हैं, ठीक है। बट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल एलिमेंट, ये जो अभी हमने डिस्कस किया था कि एक एलिमेंट की कंटिन्यूअस केस में क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो उसका आंसर क्या है कि इट कैन नॉट बी पॉजिटिव। ये पॉजिटिव क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये अगर पॉजिटिव हुई तो इनफाइनाइट पॉजिटिव वैल्यूज को हम सम करेंगे बिकॉज तो वो 1 से बड़ी हो जाएंगी। बिकॉज देन यूजिंग द एडिटिविटी एक्सियम इट वुड फॉलो दैट इवेंट विद सफिशिएंटली लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स वुड हैव प्रोबेबिलिटी लार्जर देन 1, ठीक है ना। एडिटिविटी एक्सियम्स क्या था कि अगर आपके पास डिसजॉइंट इवेंट्स हैं तो उन सब डिसजॉइंट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को आप सम करेंगे तो आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी। तो अब सैंपल स्पेस है 0 से 1 के दरमियान, तो इसमें इनफाइनाइट पॉसिबल आउटकम्स हैं। अगर किसी एक और सारे आउटकम्स इक्वली लाइकली हैं, तो अगर किसी एक आउटकम की मैं पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी को अस्यूम कर लूँ एक सिंगल पॉइंट की, एक सिंगल रियल नंबर की, तो वो इनफाइनाइट टाइम सम होकर हो सकता है कि वो 1 से बड़ा हो जाए। देयरफॉर यही रीजन है कि हम सिंगल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी को कंटिन्यूअस केस में नहीं कंसीडर करते। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट दैट कंसिस्ट ऑफ सिंगल एलिमेंट मस्ट बी 0। और वो अगर आप वही फार्मूला जो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अगर आप इक्वली लाइकली आउटकम्स हों तो उनकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। तो अगर कंटिन्यूअस केस में अगर मैं इवेंट में सिंगल एलिमेंट के डालूं तो क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट क्या होगा, 1 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस इनफाइनाइट, तो 1 ओवर इनफाइनाइट इज 0, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ये जो पैरा मैंने हाईलाइट किया हुआ है क्लियर हो गया ना? जी सर। गोदी से पूछ ले सर जी स्क्रीन शो हेलो, हो रही है आपकी। स्क्रीन तो मैंने शेयर की हुई है, बाकी बच्चों को विजिबल है या नहीं? विजिबल है सर। विजिबल है। सर विजिबल है। ठीक है, आपके एंड पे फिर नेट का इशू है क्योंकि बाकी बच्चों को विजिबल है। ग्रुप वैसे आप अपने ना सामने पेज ये रखा करें। गोदी को नहीं है जी मैंने कहा आप ना ये प्रिंट आउट ले लें और अपने सामने रखा करें क्लास के दौरान, ताकि अगर स्क्रीन आपको ना भी विजिबल हो तो जो मैं रीड कर रहा हूँ वो आपको उधर आप देख सकें उसको, ठीक है। अच्छा, in this example it makes sense to assign probability b minus a to any sub interval a b of 0 to 1। कि अगर आप देखें ना अब इक्वली लाइकली हैं तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 0 से 1 के दरमियान कोई इंटरवल कंसीडर करूं a b, ठीक है, 0 से 1 के दरमियान अगर मैं कंसीडर करूं एक इंटरवल a b, तो इस इंटरवल की विड्थ कितनी होगी, b माइनस a, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, 1 ओवर b माइनस a, नहीं सॉरी इसकी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए b माइनस a के इक्वल। नहीं समझ आया सर। देखें जी सर। प्रोबेबिलिटी लॉ क्या होता है, एक हमने पढ़ा था कि पूरे सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है, ठीक है। तो मतलब डिस्क्रीट के केस में अगर मैं सारे आउटकम्स जो हैं एक्सपेरिमेंट के उन सब की आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी को सम करूं तो वो किसके इक्वल होनी चाहिए, 1 के। 1 के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है।
तो ये तो हो गया डिस्क्रीट की डेफिनेशन। कंटिन्यूस के केस में क्या होगा कि आपके पास 0 से 1 के दरमियान जो प्रोबेबिलिटी ला होगा वो ऐसा हो कि उसकी एरिया अंडर द कर्व क्या होनी चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। सही है। ये बात समझ जी आई है कि सर। ठीक है। डिस्क्रीट के केस में जैसे हमने बताया था कि यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी ला है, तो 1 के आने की प्रोबेबिलिटी हमने कहा था 1/6 है, 2 के आने की प्रोबेबिलिटी 2/6 है, 2 के आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, 3 की भी और 4 की भी और 5 की भी और 6 की भी 1/6 1/6 1/6 1/6। ठीक है, जी सर। ठीक है। तो अब क्या है कि अगर आप इसको विजुअलाइज करें इस पीएमएफ को, तो कैसे होगा कि एक्स एक्सिस पे आपके पास रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज होंगी जो कि 1 2 3 4 5 और 6 होंगी। ठीक है, और वाई एक्सिस पे आपके पास पीएमएफ प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होगी कि 1 की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6, 2 की 1/6, 3 की 1/6, 4 की 1/6 एंड सो ऑन 6 की 1/6। ठीक है, तो आपके पास एक रेक्टेंगल सी बनेगी जिसकी हाइट क्या होगी 1/6 1/6 होगी, 1/6 होगी। 1/6। तो लेकिन ये रेक्टेंगल डिफाइन होगी सिर्फ x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 6 के लिए। ऐसा ही है। यस सर। ठीक है, अब कंटिन्यूअस के एग्जांपल के केस में आपके पास जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है वो है कहां से कहां तक वेरी कर रही है, 0 से 1 के दरमियान। ठीक है, जी सर। 0 से 1 के दरमियान वेरी कर रही है x की वैल्यू। और अब ये सारे जो आउटकम्स हैं 0 से 1 के दरमियान ये क्या हैं, इक्वली लाइकली हैं। ठीक है ना। तो इस केस में अगर हम डिस्क्रीट के केस में जिस तरह पीएमएफ होती है, इस कंटिन्यूस के केस में हम क्या डिफाइन करते हैं, डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो इसमें रेक्टेंगल एक होगी जो कंटिन्यूस होगी विद द हाइट ऑफ, कितनी हाइट होनी चाहिए कि एरिया 1 के इक्वल आए। एक्स एक्सिस के आपके पास 0 to 1 है और आप चाहते हैं कि डेंसिटी फंक्शन की हाइट ऐसी हो कि उसका एरिया अगर मैं फाइंड करूं इस रेक्टेंगल का तो 1 के इक्वल आए। तो क्या हाइट होनी चाहिए रेक्टेंगल, 1 1 होनी चाहिए। ठीक है ना। सर कैसे? बहुत ही 50,000 भेज दे यार। हेलो जी सर, ये किस तरह से जी 1 सर। आया? 1 इस तरह है कि आपके पास रैंडम वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यूज जो हैं वो 0 से 1 के दरमियान है। ठीक है, जी सर। तो अब मैंने ये बताया कि कंटिन्यूस केस में एक सिंगल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी हम नहीं डिफाइन कर सकते, वो नहीं कर 0 सकते, होती है। बिल्कुल। ठीक है, जी सर। इंटरवल की प्रोबेबिलिटी डिफाइन करनी है, लेकिन प्रोबेबिलिटी डिफाइन करने के लिए जारी बात है वो जो 3 एक्सियम्स हमने पढ़े हैं डेफिनेशन उन तीनों एक्सियम्स को सेटिस्फाई भी करे ना। सेटिस्फाई करना है, बिल्कुल। तो उसमें एक एक्सियम जो हमने पढ़ा था वो क्या था कि सारे सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 की इक्वल होगी। ठीक है, कि मतलब तमाम इवेंट्स की अगर मैं प्रोबेबिलिटी को सम करूं तो वो 1 की इक्वल होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो इस केस में हमारा सैंपल स्पेस क्या है, 0 से 1 के दरमियान। के दरमियान है। तो 0 से 1 के दरमियान है और दूसरी कंडीशन क्या है कि ये सारे आउटकम्स क्या हैं, इक्वली लाइकली हैं। इक्वली लाइकली है। अब कितनी प्रोबेबिलिटी वाई एक्सिस पे अगर मैं प्रोबेबिलिटी की हाइट को डिफाइन करूं तो प्रोबेबिलिटी की हाइट कितनी होनी चाहिए अगर एक्स एक्सिस पे 0 to 1 है तो 1 होगी हाँ? सर, क्योंकि 1 होगी। सैंपल स्पेस 1 प्रोबेबिलिटी है। की हाइट 1, हाँ सैंपल स्पेस 1 है तो प्रोबेबिलिटी जो की हाइट कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए टू मेक दैट एरिया इक्वल टू 1। सही है। ठीक है, जी हाँ। सर। तो अब इसको देख लेना कि अगर मैं b माइनस a लेंथ का इंटरवल कंसीडर करूं 0 से 1 के दरमियान तो उसकी प्रोबेबिलिटी b माइनस a ही होगी ना। अगर b को आप 1 ले लें और a को 0 ले लें पूरा सैंपल स्पेस बन जाएगा, तो पूरे सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल हो जाएगी। सही है। जी सर। ठीक हो गया, तो इसमें यही बताया हुआ उसने इस एग्जांपल में, आप देख लीजिए। ठीक है, Okay, अच्छा sir. ये एक दूसरी, ठीक है, एग्जांपल 1.5 है। इसमें क्या कहते हैं, रोमियो एंड जूलियट हैव अ डेट एट अ गिवन टाइम एंड ईच विल अराइव एट द मीटिंग प्लेस विद अ डिले बिटवीन 0 and 1 hour with all pairs of delays being equally likely. The first to arrive will wait for 15 minutes and will leave if other has not yet arrived. What is the probability that they will meet? इस स्टेटमेंट को एक दफा पढ़ लें तो फिर मैं आपको ना फिगर से समझाता हूँ। ये जो मैंने ब्लू में ये काफी रिलेटेबल दिखता है। जी सर ये रोमियो एंड जूलियट हुई हैं जो प्ले में थे शेक्सपियर के। वो जो भी है तुम प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम को देखो जो भी है वो उसकी रिस्क प्रॉब्लम से क्या ताल्लुक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ वो समझो। फिर आजकल के यंगस्टर को ये वाली क्वेश्चन हो जाएगी एग्जांपल की। आवाज कट रही है, क्या कह रहे हैं? हेलो
पर वो कह रहे हैं कि आजकल के बच्चे इसको रिलेट कर सकते हैं प्रॉब्लम को अपनी डेली लाइफ के साथ, तो बड़ा अच्छा इसको समझ सकते हैं प्रॉब्लम को। वो आप समझ रहे हैं जो इसमें लिखा हुआ है, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करें, आप उसको रियल लाइफ से रिलेट ना करें, आप इसमें लिखा हुआ है वो समझें। स्टेटमेंट एक दफा पढ़ लें, फिर मैं इसको फिगर से बताता हूँ। कि अगर एक बंदा अराइव करता है तो वो कितने टाइम वेट करेगा, दूसरे बंदे का 15 मिनट, ठीक है। अगर 15 मिनट्स तक नहीं आता दूसरा बंदा तो इसका मतलब है मीटिंग पॉसिबल नहीं होगी। जी सर। ठीक है, तो अब ये स्टेटमेंट पढ़ ली सबने? यस सर। जी सर। ठीक है जी। अच्छा, अब स्पीकर पे जाने से पहले ये जी जी सर ये कंटिन्यू फिगर करिए। ठीक है, x represents delay of first person and y represents delay of second person। ठीक है, तो ये डिले उसने बताया है कि 0 से 1 आवर के दरमियान कुछ भी हो सकता है। x जो है वो 0 से 1 आवर के दरमियान उसका डिले 0 से 1 के दरमियान कुछ भी हो सकता है, और इसी तरह y का डिले भी जो है वो 0 से 1 के दरमियान कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब ये जो अगर मैं x इक्वल टू y वाली लाइन को कंसिडर करूँ तो ये कौन सी लाइन बनेगी? अगर मैं ये अस्यूम करूं, देखिए एक आपको इधर ना ब्लू सा एरिया, शेडेड एरिया नजर आ रहा होगा। जी सर। शेडेड एरिया M, ठीक है, M फॉर मीटिंग, कि मीटिंग पॉसिबल है, और वाइट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वो वाला एरिया जो मीटिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब इस एरिया को हम कैसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसको आप इस तरह देखें कि आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि अगर दोनों का डिले सेम हो तो क्या मीटिंग पॉसिबल है? अगर x भी फर्ज करें कि 15 मिनट लेट आता है और y भी 15 मिनट लेट आता है, तो क्या x इक्वल टू y तो मीटिंग पॉसिबल है? जी सर। यस सर। मीटिंग पॉसिबल है। ठीक है, तो x इक्वल टू y वाली लाइन कहाँ से होगी? ये वाली लाइन होगी जो ओरिजिन से गुजरेगी विद स्लोप ऑफ 1। ठीक है, आपको माउस का कर्सर नजर आ रहा है कि नहीं? सर आ रहे हैं। जी सर आ रहा है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो लाइन होगी जो इस ओरिजिन से होती हुई विद स्लोप ऑफ 1 यहाँ तक आएगी, ये x इक्वल टू y वाली लाइन है। ऐसा ही है ना? जी सर। अगर आप पास दो एक्सिस हो x और y, और आपको कहा जाए कि एक लाइन प्लॉट करें x इक्वल टू y, तो वो कौन सी लाइन होगी? जो ओरिजिन से पास होगी विद स्लोप ऑफ 1, ऐसा ही है ना? ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं कि इस ये जो x इक्वल टू y, इससे अगर मैं नीचे x एक्सिस की तरफ वाला एरिया कंसीडर करूं तो इसमें क्या डेफिनेशन ट्रू होगी? x ग्रेटर देन y होगा या x लेस देन y होगा? ये जो लाइन है जो x y वाली लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही है, इससे अगर मैं नीचे वाला एरिया कंसीडर करूं टुवर्ड्स x एक्सिस, तो इस रीजन में क्या डेफिनेशन ट्रू होगी? x इज ग्रेटर देन y इक्वल टू y या x इज ग्रेटर देन y? ठीक है, और इसी तरह इस ओरिजिन वाली लाइन से ऊपर वाला अगर जो एरिया कंसीडर करूं तो क्या होगा? y इज ग्रेटर देन x। y इज ग्रेटर देन। ठीक है, अच्छा अब ये तो आपको क्लियर है कि x इज इक्वल टू y वाली लाइन अगर फॉलो होती है तो इसमें मीटिंग पॉसिबल है। ठीक है, अब नीचे जो है वो क्या है? x इज ग्रेटर देन y है, और ऊपर जो है y इज ग्रेटर देन x है। पॉसिबल कब होगी? जब x और y के दरमियान डिफरेंस कितना हो? x और y के दरमियान कितना डिफरेंस हो तो मीटिंग पॉसिबल होगी? 15 मिनट्स। 15 मिनट्स का। 15 मिनट्स का या उससे कम? देखें ना, x अगर अराइव करता है फर्स्ट करें 10 मिनट्स तो मीटिंग पॉसिबल होगी। अगर वो अराइव दूसरा अराइव करे बिटवीन 10 एंड 25। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि x की जो भी वैल्यू x और y के दरमियान अगर डिफरेंस लेस देन 15 मिनट्स है तो मीटिंग पॉसिबल है। ऐसा ही है ना? यस सर। तो इसी चीज को इसने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये जो मैंने ब्लू कलर में शो किया कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ x माइनस y इज लेस देन इक्वल टू 1/4, तो ये जो m शेडेड रीजन है ना, वो ये है जो उन तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है x एंड y फॉर विच दिस मैग्नीट्यूड x माइनस y इज लेस देन इक्वल टू 1/4। ये ठीक है? यस सर। ये दो लाइनें बनती हैं, एक ये वाली लाइन बनती है जो x 1/4 x एक्सिस को 1/4 पे टच कर रही है, और एक ये दूसरी लाइन बनती है जो y एक्सिस को 1/4 को टच करती है। अगर आपके ऑर्डर्ड पेयर्स x और y की वैल्यूज हैं वो इस रीजन के अंदर लाई कर रही हैं तो आपकी जो है ना वो मीटिंग पॉसिबल है, अदरवाइज मीटिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है,
और उसको मैथमेटिकली यहाँ पे शो किया। इफ द मैग्नीट्यूड डिफरेंस बिटवीन द डिले इज लेस देन 1/4 और 15 मिनट्स देन द मीटिंग इज पॉसिबल, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो हमने इस जो शेडेड एरिया है इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ये प्रॉब्लम समझ आ गया कि नहीं? यस सर। ठीक है, अब क्या है कि हमें ये तो पता है ना कि पूरे सैंपल स्पेस जो ये पूरी एक स्क्वायर शो किया हुआ है 0 से 1 के दरमियान और हाइट भी 0 से 1, इस पूरे सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी को अगर मैं सम करूं तो वो 1 की इक्वल होनी चाहिए ना। बिल्कुल। ठीक है, तो उस 1 में से अगर मैं इन ट्रायंगल्स का एरिया सेपरेट कर दूं तो मेरे पास किसकी प्रोबेबिलिटी रह जाएगी? ये शेडेड एरिया की। ठीक है ना। नॉर्मलाइजेशन प्रॉपर्टी जो है वो थर्ड एक्सियम जो था वो क्या कहता था कि पूरे सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 होनी चाहिए। अब m जो है वो एक इवेंट है उस पूरे सैंपल स्पेस के जो डिफाइन किया हुआ है, मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो क्या होगी कि अगर मैं पूरे इस बॉक्स में से वाइट एरिया की प्रोबेबिलिटी को सेपरेट कर दूं तो मेरे पास शेडेड एरिया की प्रोबेबिलिटी रह जाएगी। ऐसा ही है? यस सर। ठीक है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज ट्रायंगल्स जो वाइट पे शो की है वो नीचे फाइंड किया हुआ है कि आप खुद कर लीजिएगा कि 1 माइनस 3/4 इंटू 3/4। ठीक है, तो वो 7/16 बनती है इस शेडेड एरिया की प्रोबेबिलिटी। सर इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दें। 1 माइनस 3/4 3/4। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप इस रेक्टेंगल की देखें तो ये आपका पूरा सैंपल स्पेस बनता है ना कि x की वैल्यू जो है वो 0 से 1 तक वेरी कर सकती है और y की वैल्यू जो है वो भी 0 से 1 तक वेरी कर सकती है। ठीक है, तो इस स्क्वायर बॉक्स के अंदर जो भी जितने भी पॉसिबल पेयर्स ऑफ x एंड y हैं ये आपके सैंपल स्पेस को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ना। आपका सैंपल स्पेस जो है हम एलिमेंट्स इस स्क्वायर बॉक्स के अंदर लाई कर रहे हैं। ठीक है, और ये हमें पता है कि नॉर्मलाइजेशन किसी के सैंपल स्पेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती है? 1 होती है। 1। हमेशा आउटकम जो होगा एक्सपेरिमेंट का वो सैंपल स्पेस के अंदर ही लाई करेगा ना, तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक है सर, अब इस पूरे एरिया की प्रोबेबिलिटी अगर 1 है तो मैंने क्या फाइंड करना है? इस शेडेड की प्रोबेबिलिटी। सर हमने पूरे सैंपल स्पेस में सिर्फ इस शेडेड एरिया को क्यों मतलब किस तरह लिया है? शेडेड एरिया को इस तरह लिया जो डेफिनेशन दी हुई है ना कि आपने वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि x और y की जो है ना मीटिंग पॉसिबल है। तो वो मीटिंग कब पॉसिबल है? जब x और y के जो आपस में डिले का डिफरेंस है वो लेस देन 15 मिनट्स हो, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। लेस देन इक्वल टू 15 मिनट्स। देखें, अब मिसाल के तौर पे आप x एक्सिस को देखें, कंसीडर करें 1/4 वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो इसमें क्या x की वैल्यू 1/4 है और y की वैल्यू क्या है? 0। 1/4 x एक्सिस पे जब x की वैल्यू 1/4 हो तो y की वैल्यू क्या है? 0। ठीक है, तो ये वाली लाइन और इसी तरह y एक्सिस पे अगर y एक्सिस की वैल्यू 1/4 है तो x की वैल्यू 0। तो ये जो दो लाइन ये दो लाइन आई कहाँ से? ये तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया ना कि मीटिंग पॉसिबल तब होगी जब ये कंडीशन ट्रू होगी जो मैंने हाईलाइट की है। द डिफरेंस बिटवीन x एंड y मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1/4। अगर ये डिफरेंस आपका 1/4 से ज्यादा हो गया तो इसका मतलब क्या है कि एक बंदे ने अराइव किया और उसने 15 मिनट्स तक वेट किया। ठीक है, और वेट जो है ज़्यादा हो गया, फिर ये वाली कंडीशन नहीं होगी। x + y लेस देन तभी पॉसिबल जब वेटिंग टाइम फर्स्ट पर्सन इज लेस देन 15। जब बना सर ये जो ट्रायंगल्स की एरिया 3/4 3/4 इनको ऐड क्यों नहीं किया? ये मल्टीप्लाई क्यों हुआ? नहीं, इनको ऐड ही किया है। आप एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड करें, क्या होगा? 1/2 बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो बेस की विड्थ कितनी है? 3/4। हाइट कितनी है? 3/4। तो 1/2 3/4 इंटू 3/4। 1/2 कहाँ कैंसिल हो जाएगा? क्योंकि 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स इंटू 1/2 इंटू 3/4 3/4। ये एरिया दोनों ट्रायंगल्स का सम किया तो ये बना है। वरना अगर एक ट्रायंगल होती तो यहाँ पे जो है ना आपके पास 1/2 वाला फैक्टर भी होता। ये 3/4 के यहाँ आगे ना 1/2 भी होता। ये 1/2 इसी वजह से कैंसिल हुआ है कि इन दो ट्रायंगल्स के एरिया को सम। ठीक है जी सर। ठीक, अब क्लियर है? किसी का क्वेश्चन है? नो सर। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं
प्रोबेबिलिटी लॉस की कि अगर एक सेट है A is if A is a subset of B then probability of A is less than equal to probability of B. ये क्लियर है या समझाऊं? क्लियर है सर। इक्वालिटी कब होल्ड करेगी? सब दोनों में इक्वल इज इक्वल टू बी। हाँ, if A is a subset of B and B is also subset of A, दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों, ये सेम सेट हों तो ठीक है। इसको अगर फिगर से देखें तो ये एक फिगर बनी हुई है कि ये इस केस में ना A is a subset of B, ये जो आप फिगर 1.6a में, ठीक है, A is a subset of B। तो अगर मैं वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग देखूं तो ये पूरी जो रेक्टेंगल है इसकी प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A जो बनती है उस हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ B से कम ही होगी, या एट द मोस्ट क्या हो सकती है, उसके इक्वल हो सकती है अगर A जो है B का सबसेट हो और B जो है A का सबसेट हो। इन अदर वर्ड A और B जो है वो सेम इक्वल, ठीक है। इसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी आप देखेंगे, अगर दो सेट्स हों, दो इवेंट्स हों जो कि किसी सैंपल स्पेस पर डिफाइन किए गए हों और उनकी यूनियन की अगर मैंने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो वो क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। मैंने बताया था कि अगर दो इवेंट्स जो हैं आप इसमें डिसजॉइंट हों तो फिर क्या होगी, यूनियन की प्रोबेबिलिटी जो होगी सम ऑफ इंडिविजुअल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी के, ठीक है। लेकिन अगर दो इवेंट्स A और B आप इसमें डिसजॉइंट नहीं है तो फिर आपको ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। इसको अगर आप डायग्राम से देखें तो ये मेरे पास एक सैंपल स्पेस है, फिगर B की बात कर रहा हूँ 1.6b की, ठीक है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B मैंने फाइंड करनी है, तो A ये वाला सर्कल है और B जो है ये वाला सर्कल है, ठीक है। तो ठीक है ना। तो इसमें अगर मैं इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को सम करूं तो एक दफा प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B, तो ये इंटरसेक्शन वाला एरिया दो दफा कंसीडर हो रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A में भी कंसीडर हो रहा है और प्रोबेबिलिटी ऑफ B में भी कंसीडर हो रहा है, ऐसा ही है ना? यस सर। तो इसीलिए एक दफा जो है ना वो A इंटरसेक्शन B को एक दफा सब्ट्रैक्ट कर दिया ताकि मेरे पास जो एरिया ये वाला दो दफा कंसीडर हुआ था वो एक दफा कंसीडर। और अगर ये डिसजॉइंट है तो फिर तो इनके दरमियान कोई ओवरलैप होगा ही नहीं, तो वो इंटरसेक्शन B जो है वो क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, आप इस ये जो दो सर्कल्स आपको नजर आ रहे हैं और भी इनको तीन डिसजॉइंट सेट्स में डिवाइड कर दें सर। एक ये वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ A और दूसरा एरिया कौन सा बनेगा, ये जो A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B वाला एरिया। सर ये अगर ये 3 मरतबा ओवरलैप करते तो हम 2 मरतबा इनको सब्ट्रैक्ट करते। हाँ तो 3 दफा पॉसिबल नहीं ना, कैसे 3 दफा ओवरलैप? अगर C एक और सेट आ जाए, मतलब एक और इवेंट आ जाए, C आ जाए तो फिर वो सारी बात है, जितना उसमें भी फिर वो जो ओवरलैपिंग एरिया जितनी दफा कंसीडर कर रहे हो उस ओवरलैपिंग एरिया को आप कंसीडर करें। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B की एक डेफिनेशन तो ये है जो मैंने बताई है, आप प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B को ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये एक डेफिनेशन है। एक दूसरी डेफिनेशन भी पॉसिबल है, आप अगर इस डायग्राम को देखें तो इसमें आप A वाले सर्कल को पूरा कंसीडर कर लें, ठीक है, A वाले सर्कल को पूरा आप कंसीडर करें, ठीक है। और B में जो ये लाइंस नहीं है जो नेगेटिव स्लोप के साथ है, सिर्फ ये वाला एरिया कंसीडर करें जिसको A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B से शो किया हुआ है। जी सर। तो ये मुझे बताएं कि जो इवेंट A है और जो इवेंट A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B है, ये आप इसमें डिसजॉइंट है या नहीं? डिसजॉइंट हो जाएंगे सर। डिसजॉइंट है ना? जी सर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B। यस सर। अब इस केस में वो थर्ड टर्म 0 होगी क्योंकि इसमें तो A और A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B में ये तो आपस में डिसजॉइंट सेट्स हैं। जी सर। ठीक है, तो A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन ये भी पॉसिबल है। ओके, ठीक हो गया। और इसी तरह अच्छा ये डेफिनेशन ये तो क्लियर है ना, ऊपर से ही क्लियर है कि हमने ये डिस्कस किया था कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो प्रॉपर्टी B है इसमें जो A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, ऐसा ही है ना? जी सर। तो इसका मतलब है कि एक चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B की इक्वल होगी या इससे लेस होगी, क्योंकि A इंटरसेक्शन B वाली प्रोबेबिलिटी माइनस हो जाएगी ना।
तो ये प्रॉपर्टी ठीक है, क्लियर है? यस सर। डिसजॉइंट सेट जी अगर डिसजॉइंट सेट है तो फिर प्रोबेबिलिटी मतलब इनके कम क्यों होगी, एडिशन से कम क्यों होगी? एडिशन नहीं, सब्ट्रैक्शन है, ठीक है ना, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना यहाँ पे। सर ये पार्ट सी में जो सी की बात कर रहा हूँ सर, ये डिसजॉइंट सेट्स की बात कर रहे हैं। हाँ नहीं, मैं कह रहा सर, अगर हूँ यूनियन बी प्रोबेबिलिटी जो है वो एट द मोस्ट जो है ना, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल हो सकती है या उससे लेस हो सकती है। लेस कब होगी? जब दोनों इवन डिसजॉइंट ना हो। तो जाहिर बात है ये वाला पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी वाला सब्ट्रैक्ट होगा ना। जी सर। हाँ, तो या तो लेस हो सकती है या इसके इक्वल हो सकती है। इक्वल कब होगी? जब दोनों एलिमेंट डिसजॉइंट हो, तो तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है सर। ठीक है, जी सर। क्लियर है कि नहीं? जी सर क्लियर है। अच्छा ठीक है। और इसी तरह अगर आप तीन इवेंट देखें, ए यूनियन बी Yes. यूनियन, ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी ठीक है कि ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसको अगर मैं तीन डिसजॉइंट सेट्स में डिवाइड करूं, पहला डिसजॉइंट सेट क्या है? ए है, दूसरा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी है, और तीसरा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। तो तीन डिसजॉइंट अगर सेट्स हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी सम ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज होगी। और ये कैसे होगा? ये आप अगर इस फिगर को देखें तो ए यूनियन बी यूनियन सी था ना, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसको मैंने तीन डिसजॉइंट सेट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो ये मेरा कंप्लीट ए, इसको मैं कहता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। फिर ये जो आपको ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी वाला एरिया नजर आ रहा है, ये वाला विद नेगेटिव स्लोप्स, जो लाइंस हैं विद नेगेटिव स्लोप्स, ये वाला एरिया, यस सर। ठीक है। जी यस और उसके बाद तीसरा एरिया कौन सा है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। तो क्या ये तीनों एरियाज जो हैं वो डिसजॉइंट हैं आपस में या नहीं? यस सर, डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट है। जब डिसजॉइंट है तो आप सिंपली इंडिविजुअल इनकी प्रोबेबिलिटीज को सम कर लें। तो ये उस प्रॉपर्टी में बताया गया है कि अगर आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड करनी तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट एरिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड एरिया प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड एरिया। ओके सर। सर अगर सर इसमें ए और बी इक्विवेलेंट सेट है इसमें? ए और बी इक्विवेलेंट नहीं, इक्विवेलेंट से क्या मुराद है? मतलब अगर ये ऊपर वाला जो पार्ट ए में है, अगर इस तरह का ए वाला सेट हो तो फिर तो ए कॉम्प्लीमेंट बी नहीं आएगा ना। नहीं, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये इस फिगर के लिए ट्रू है, ये जो सी में गिवन है। मतलब अगर ये ए सेट जो है ये अगर थोड़ा सा बड़ा सेट हो तो फिर तो ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी नहीं होगा ना। नहीं, थोड़ा सा बड़ा सेट से क्या मुराद है? वो तो जाहिर बात है जब फिगर एग्जैक्ट ड्रा होगी तब पता चलेगा। ये थोड़ा सा सर्कल फर्ज करें, थोड़ा सा बड़ा हो जाए तब भी ये ट्रू होगा। तो अगर ये इतना बड़ा हो कि पूरा बीच के अंदर आ रहा हो तो फिर हाँ चेंज होगा। सर अगर वैसे ही फाइंड करनी होती फिर क्या करते? वैसे क्या मतलब जो अगर फर्स्ट वाला हम लॉ लगा रहे होते पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, हाँ उस तरह से कर सकते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि मुख्तलिफ डेफिनेशंस पॉसिबल हैं। या तो ये है कि आपने जो इवेंट्स हैं उनको डिसजॉइंट सेट्स में डिवाइड कर दें। अगर डिसजॉइंट सेट्स में डिवाइड कर देंगे तो फिर आपको वो इंटरसेक्शन वाली प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी सर। लेकिन जैसे बी में हमने क्या किया था, कैसे डिवाइन किया था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जी सर। ये उस वक्त हमने डिफाइन किया जब हमने ए और बी को डिसजॉइंट सेट्स में डिवाइड नहीं किया। जी सर। ठीक है, अगर मैं डिसजॉइंट सेट्स में डिवाइड कर दूं तो फिर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। बिल्कुल। तो एक चीज को फाइंड करने के डिफरेंट तरीके हैं। ये आप पे है कि आप उसको डिसजॉइंट सेट्स में डिवाइड करके करना चाहते हैं, फिर तो वो आपको इंटरसेक्शन वाली प्रोबेबिलिटी की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आप डिसजॉइंट सेट्स में डिवाइड नहीं करते तो फिर आपको ये वो इंटरसेक्शन वाला पार्ट जारी बात है सेपरेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन दो तरफ कंसीडर हो रही है। ठीक है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। तो अगर इसी प्रॉपर्टी को हम जनरलाइज करें फॉर n इवेंट्स तो वो क्या होगा? सम ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज ऑफ n इवेंट्स के बराबर होगी एट द मोस्ट। ठीक है? ओके। ये बाकी ये सारी प्रॉपर्टीज आपको देख लीजिएगा। ये उन्हीं प्रॉपर्टीज को बेसिक जो कोर पे चीज चल रही है वो क्या है? वो भी तीन एक्सियम्स हैं। ठीक है, उन्हीं से तीन एक्सियम इसलिए है कि बाकी जो है प्रॉपर्टीज उन तीन एक्सियम को यूज करके आप डिराइव कर सकते हैं। वो तीन बेसिक, बाकी सारे उसी से डिराइव होंगे।
ठीक है ना? यस ये सारी जो कंडीशंस जो मैंने शेडेड शो की हैं, ये जो है ना जनरलाइज्ड की हुई हैं। हमने 2-3 वेरिएबल्स के लिए कंसीडर किया, आप इसको n वेरिएबल्स के लिए इसको जनरलाइज कर दिया। ठीक है, तो अगर आपको वो 2 वाली क्लियर है तो इसको जनरलाइज करना तो मुश्किल नहीं है। ठीक है, n के लिए भी आप इसको जनरलाइज कर सकते हैं। ठीक हो गया? यस सर। सही है। तो ये फिगर 1.6 के नीचे कुछ एक्सप्लेनेशन दी हुई है उसने ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी को मैं डिफाइन कर सकता हूँ एज सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी व्हिच विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। जारी बात है, लेफ्ट साइड पे आपके पास 2 टर्म्स का सम है, ठीक है, और राइट साइड पे आपके पास एक प्रोबेबिलिटी ऑफ वो हमेशा लेस ही होगी, क्योंकि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल तो ये डिफरेंट मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है कि ए यूनियन बी को मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूँ, बी को मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूँ, या अगर आप देख लें अगर कोई कंफ्यूजन है तो बता दें। अभी ये 3 इक्वेशंस है, फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। ये ऊपर वाली डायग्राम से वैसे तो क्लियर ही है, इसमें कोई इशू है नहीं। यस सर, क्लियर है। ठीक है ना, ये हो जाएगा। मतलब अगर आप डायग्राम को देखेंगे ना और इसके साथ साथ इसको चीज़ों को देखेंगे तो ये आसान है। बस ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक हो गया? जी सर। सही है। अच्छा, अब है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये डिस्कस कर लें आज या नेक्स्ट उसमें डिस्कस करें? काफी है आज। मर्जी तो देख लें। मर्जी है सर आपकी। टाइम लगेगा मेरे ख्याल में, ये नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं। अगर कुछ ठीक है सर, अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो मैंने आज पढ़ाई ना, ये अगर पढ़ के आएंगे तो इसको समझना आसान होगा। यस सर। अच्छा सर, काइंडली सर एक चीज़ चेक कर लें आप। हाँ सर, आपकी जो रिकॉर्डिंग है इसकी चैट हमारे पास नहीं अवेलेबल होती। आप काइंडली ज़रा अपनी माइक्रोसॉफ्ट टीम में जाके चेक कर लें चैट। सर दूसरी विंडो खोलिएगा। हाँ चैट से। सर ये देखें ना सर, आपके पास भी टेस्ट वाली जो हम लोगों ने पहले की थी हम दोनों ने, वही एक आ रही है, उसके अलावा कोई भी नहीं आ रही रिकॉर्डिंग। इसकी क्या वो वजह है? सर ये बाकी टीचर्स की तो आ रही है, वो यूट्यूब पे भी अपलोड कर रहे थे सर वकास। तो आप अगर एक और लिंक जनरेट करें अगली दफ़ा कोई न्यू। अच्छा, हर दफा फिर नया लिंक जनरेट कर दें हैं? अगर अगली दफ़ा नया करके देखेंगे कोई इशू तो नहीं आ रहा उसमें। अगर लिंक का इशू हो तो फिर तो पता चल जाएगा कि अगली बार अगर नहीं शो हो रहा। अच्छा, फिर मैं इस तरह करूँगा ना, वलीद मोबाइल ऑफ करो। ये किसने लगाया हुआ? मैं कह रहा हूँ मैं कल नया लिंक क्रिएट करूँगा, ठीक है? बिल्कुल ठीक। और वो मैं फिर वो हंजला और उसको दे दूंगा, तो वो आप लोगों को आगे फॉरवर्ड कर देंगे। तो कल नए लिंक पे ना ट्राई करके देखते हैं कि आ रही है कि नहीं। बिल्कुल ठीक है सर। ठीक हो गया, चलिए फिर ठीक है, कल 11:40 पे इंशाल्लाह। सही है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।